नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाकवि भूषण की एक कविता है और कविता का संदर्भ पहले बता देता हूं, फिर वो कविता की पंक्तियां बताता हूं। संदर्भ है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था महाभारत में, तो भगवान कृष्ण ने साड़ी की लंबाई वो लगातार बढ़ाते गए। तो उसी संदर्भ में महाकवि भूषण ने लिखा है कि सारी बीच नारी, सारी मतलब साड़ी, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी ही की सारी है या सारी ही की नारी है। ये जो है संदेह अलंकार की कैटेगरी में या श्रेणी में आता है। संदेह अलंकार का मतलब है, आप लोग ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे कि जब दो चीज़ों के बारे में ये संदेह पैदा हो जाए कि वो दूसरे जैसी लगने लगे तो संदेह अलंकार आता है। संदेह ये था कि ये साड़ी से नारी बनी है या नारी से साड़ी बनी है। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये महाकवि भूषण और महाभारत का वो प्रसंग और द्रौपदी चीरहरण, उसका मतलब क्या है आज की बात जो मैं कहने जा रहा हूँ। आज की बात मैं कहने जा रहा हूँ देश के एक राजनीतिक परिवार के बारे में। उसकी राजनीति को लेकर शंका होती है और ये परिवार ऐसा है जो व्यापार भी करता है और राजनीति भी करता है। तो इसका व्यापार कहाँ है और कहाँ तक जा रहा है और राजनीति कहाँ तक है, ये समझना मुश्किल है। व्यापार और राजनीति उसके इतनी घुली मिली है कि दोनों में अंतर करना मुश्किल है। इसका फ़ायदा उन्होंने लंबे समय तक उठाया है। हर चीज़ का एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होता है कि उसका जो है फ़ायदा आपको मिलना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। उसका लाभ मिलना लगातार धीरे धीरे कम होता जाता है। तो आप शायद समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं शरद पवार की। शरद पवार की राजनीति, बल्कि शरद पवार की राजनीति ने उनके परिवार का जो व्यापार है, व्यवसाय कहूँगा तो वो शायद बहुत से लोगों को लगेगा कि अंग्रेज़ी का जो शब्द है प्रोफेशन, उससे गलतफहमी हो जाएगी, इसलिए व्यवसाय की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यापार। शुद्ध रूप से शरद पवार व्यापारी हैं और राजनीति का व्यापार करते हैं। और शरद पवार की हमेशा कोशिश होती है कि वो मुनाफे का सौदा करें, लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। तो इस समय उन्होंने घाटे का सौदा कर लिया। उन्होंने पंगा मोल ले लिया अमित शाह से और उनको ये गलतफहमी थी कि वो महाराष्ट्र के चाणक्य हैं और देश की राजनीति के भी चाणक्य हैं। हालांकि वो उनका राष्ट्रीय राजनीति में उनका वो चाणक्य का चातुर्य उनका कभी दिखाई नहीं दिया। वो प्रधानमंत्री की दौड़ से बाहर होते रहे और हिम्मत नहीं जुटा पाए सीधे उस मैदान में या कहें उस अखाड़े में कूदने की। लेकिन वो बातें काफ़ी हम लोग कर चुके हैं, उसको छोड़ दें। आज के संदर्भ में लौट आएं कि आज क्या हुआ है। आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी टूट गई। उनके भतीजे जो हैं अजीत पवार 40 विधायकों को लेकर अलग हो गए, अपनी पार्टी बनाई, चुनाव आयोग से उनको मान्यता मिल गई, तो पार्टी का नाम, सिंबल, झंडा सब मिल गया उनको। शरद पवार ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं लेकिन रुकूंगा नहीं, ये बूढ़ा चलता रहेगा। अब वो बूढ़ा कह रहा है कि मैं थक गया हूं, मैं रुकूंगा, मुझे सहारे की ज़रूरत है। ये शब्द नहीं है उनके, लेकिन जो वो करने जा रहे हैं, करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे यही लगता है। तो लोकसभा चुनाव में उनको 10 सीट पर लड़े लोकसभा चुनाव और 8 जीत गए। तो उनको लगा कि भतीजे को मात दे दी, कि चाचा चाचा होता है, भतीजा कहाँ टिकेगा सामने। लेकिन भतीजा भी जिद्दी था, वो उसने हार मानी नहीं। लोकसभा चुनाव के नतीजे को उसने अपना राजनीतिक भविष्य मानने से मना कर दिया और गठबंधन में भी बना रहा, बीजेपी के नेतृत्व में जो गठबंधन है, और चुनाव भी लड़ा, कम सीटें मिली, फिर भी कोई एतराज़ नहीं किया और ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। चाचा की जो ताकत थी विधानसभा चुनाव में 2019 के, वो एक तरह से पूरी की पूरी ताकत अजीत पवार के साथ आ गई। अब अजीत पवार की ताकत पर मतदाता और एनसीपी के समर्थकों की मोहर लग गई। चाचा को समझ में आ गया कि उनका खेल खत्म हो रहा है। और इस चुनाव के दौरान भी अजीत पवार की ओर से कोशिश हुई थी। उन्होंने अपनी मां को भेजा था कि समझौता कर लें, दोनों परिवार जो है एक हो जाए फिर से,
शरद पवार ने मना कर दिया। उस समय हवा के घोड़े पर सवार थे। उनको लग रहा था लोकसभा में जो आया है उसी का रिपीटिशन होगा विधानसभा चुनाव में, और हमारी सरकार आ रही है तो अजीत पवार से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं, मतदाताओं के मन में ऐसा था नहीं। अब शरद पवार की ओर से समझौते की कोशिश हो रही है, क्योंकि शरद पवार के लिए इस समय एक ही लक्ष्य है, अपनी बेटी के राजनीतिक जीवन को, करियर को उसके स्थापित करना। तो अभी एक ताज़ा खबर ये आई है कि अजीत पवार की मां पंढरपुर में भगवान विट्ठल के मंदिर में गई थी। बड़ी मान्यता है भगवान विट्ठल की महाराष्ट्र के सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में भी। आमतौर पर भगवान के यहाँ जो भी जाता है, मंदिर में जाता है, सब लोग जो है प्रार्थना करते हैं, कुछ इच्छा जाहिर करते हैं, लेकिन बाहर आकर बोलते नहीं हैं। लेकिन उन्होंने बाहर आकर बोला, ये राजनीतिक लोग कभी कभी करते हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने भगवान विट्ठल से प्रार्थना की कि दोनों परिवार एक हो जाएं फिर से। और तुरंत जो है प्रफुल्ल पटेल का बयान आ गया कि शरद पवार तो हमारे लिए देवता है। अभी शरद पवार की ओर से बयान आया नहीं है, पानी का थाह लगाने की कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार सत्ता से दूर रह नहीं सकते। पार्टी तोड़ना पड़े पार्टी तोड़ देंगे, गठबंधन तोड़ना पड़े गठबंधन तोड़ देंगे, अपने धुर विरोधी से मिलना पड़े उससे मिल जाएंगे, लेकिन उनको हर कीमत पर सत्ता चाहिए। अब क्या बदल गया है? दो चीज़ें हो गई हैं। एक, उनकी उम्र और स्वास्थ्य। उनको समझ में आ रहा है कि वो बहुत लंबे समय तक लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है और उनकी ताकत भी खत्म हो चुकी है। दूसरी बात जो ज़्यादा उनको परेशान कर रही है, जिसकी वजह से उनको नया सौदा जो है उसकी ओर बढ़ना पड़ेगा, वो है कि उनको समझ में आ गया है कि नरेंद्र मोदी जल्दी कहीं जाने वाले नहीं। तो नरेंद्र मोदी की सत्ता, नरेंद्र मोदी की राजनीति काफ़ी स्थायी नज़र आने लगी। 4 जून 2024 के बाद जो लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और बीजेपी लड़खड़ा जाएगी, वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं। 303 सीटें लेकर नरेंद्र मोदी जितने ताकतवर थे, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो उससे कम ताकतवर आज 240 सीटों पर नहीं है। शरद पवार को इतनी राजनीति तो समझ में आती है, उनको भविष्य दिखाई दे रहा है और उनको भविष्य दिख रहा है कि अपनी बेटी को अगर उसका राजनीतिक करियर बनाना है तो वो कांग्रेस के साथ रहकर नहीं बनने वाला, वो बीजेपी के साथ रहकर ही बन सकता है। शरद पवार, अजीत पवार एक हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। शरद पवार अजीत पवार के साथ भाजपा के गठबंधन में आ सकते हैं, इसकी संभावना बढ़ गई। ये होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस बात की संभावना बढ़ गई है। और शरद पवार की चुप्पी और पिछले कुछ दिनों से उनका व्यवहार अगर आप देखिए, जिस तरह से अडानी के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ न जाने का फैसला किया, अडानी का खुलकर समर्थन किया, और उसके अलावा जिस तरह से भाजपा के प्रति वो नरम नज़र आ रहे हैं। शरद पवार का राजनीति से कोई इमोशन नहीं है, इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। उनके लिए मैं फिर कह रहा हूँ, राजनीति एक व्यापार है और व्यापार में उनका मानना है कि हमेशा मुनाफा होना चाहिए। जिस व्यापार में घाटा हो उस व्यापार को वो छोड़ देना बेहतर समझते हैं। इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी, इसलिए उन्होंने गठबंधन छोड़ा, इसलिए उन्होंने नए गठबंधन बनाए। अब जिस गठबंधन में है उसका कोई भविष्य महाराष्ट्र की राजनीति में नज़र नहीं आ रहा है। विधानसभा चुनाव में जिस तरह का जनादेश आया है, उसने गठबंधन की तीनों पार्टियों को मटियामेट कर दिया है। कांग्रेस पार्टी का जो आखिरी किला था वो ध्वस्त हो चुका है। उद्धव ठाकरे अपने घाव सहला रहे हैं और शरद पवार के पास तो मलहम लगाने की भी ताकत नहीं बची है। तो ऐसे में भतीजे के साथ हाथ मिलाने या भतीजे को गले लगाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अजीत पवार के बारे में सब लोग जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी को विशेष रूप से जानना चाहिए। राजनीति में समझौते करने पड़ते हैं, बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन शरद पवार के बारे में भाजपा को एक बात खास तौर से इस समय जो माहौल है, जिस समय जो वातावरण है देश में, उसको ध्यान में रखते हुए एक बात को याद रखना चाहिए
कि सुशील कुमार शिंदे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से भी पहले हिंदू आतंकवाद का मुद्दा अगर किसी ने बनाया तो वो शरद पवार थे। 1993 का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसमें एक जगह और बढ़ाने का, और ये वो सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं, सारे बम विस्फोट जो है वो मुस्लिम बहुल इलाकों में कराए गए। दाऊद का काम था, उसके गुर्गों का काम था, उसमें राजनीति में बहुत से लोग मिले हुए थे, मुंबई पुलिस में बहुत से लोग मिले हुए थे। ये सब कहानी आपको पता है, ये बहुत कुछ इसके बारे में कहा जा चुका है, छप चुका है। शरद पवार के दाऊद इब्राहिम से क्या संबंध है ये भी सबको पता है, और दाऊद से संबंध की स्वीकारोक्ति शरद पवार सार्वजनिक रूप से कर चुके हैं। तो उन्होंने एक जगह का नाम और जुड़वाया कि यहां भी बम विस्फोट हुआ, वो हिंदू बहुल इलाका था। उनका मतलब था कि हिंदुओं ने भी बॉम्ब ब्लास्ट कराया, और ये उन्होंने स्वीकार किया कि ये एक तरफा हो रहा था, मुसलमानों को मुश्किल हो सकती थी, इसलिए संतुलन बिठाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। कांग्रेस पार्टी ने जब भगवा आतंकवाद का नारा दिया, मुद्दा उठाया, नैरेटिव बनाया, तब भी शरद पवार कांग्रेस के साथ ही रहे। तो क्या ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी, जिसकी राजनीति अब कुछ बची नहीं है, उसका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं बचा है, उसका कोई जनाधार नहीं बचा है, सिर्फ इसलिए कि जो महाविकास आघाड़ी है उससे शरद पवार टूट जाए, वो आघाड़ी कमजोर हो जाए जो पहले ही जो है जमीन पर गिरी हुई है। अगर भाजपा शरद पवार को साथ लेती है तो ये बहुत बुरा संकेत होगा, बहुत बुरा संदेश होगा। अजीत पवार क्या करेंगे मालूम नहीं, लेकिन अजीत पवार का बोझा उठाकर भाजपा वैसे ही उसके कंधे झुके हुए हैं। ये इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज था, खास तौर से मोदी के राज में, मोदी के दौर में ये इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज था जिसकी सफाई देना भाजपा के लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन जीतने वाले से कोई पूछने वाला होता नहीं है। जितनी बड़ी जीत महाराष्ट्र में हुई है उसके कारण अजीत पवार का मुद्दा बैकग्राउंड में चला गया, पृष्ठभूमि में चला गया। अगर हार गए होते तो ये मुद्दा आज सबसे ज़्यादा चर्चा में होता। तो देखिए परिस्थितियां और नतीजे कैसे मुद्दों को बदल देते हैं, ये उसका उदाहरण है। तो आज अजीत पवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनको कोई समस्या नहीं है और भाजपा को भी कोई समस्या नहीं है। भाजपा को लग रहा है कि संतुलन जो है एक नाथ शिंदे के सामने एक संतुलन बनाए रखने के लिए उनको लाया भी गया था, इसीलिए उनको बनाए भी रखा गया है। लेकिन क्या शरद पवार के आने के बाद सारी परिस्थितियां इसी तरह सामान्य रहेंगी? क्या शरद पवार अपने अपमान के इस घूंट को चुपचाप बर्दाश्त कर लेंगे? अगर दोनों एनसीपी के फैक्शन एक होते हैं, बल्कि कहें दोनों एनसीपी एक होती हैं, तो उसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति पर जरूर असर पड़ने वाला है कि जब कॉम्प्रोमाइज की कोई जरूरत नहीं है, अब ये मैं मानकर चल रहा हूं, ये केवल कल्पना की बात है कि शरद पवार आएंगे, दोनों पार्टियां एक हो जाएंगी और शरद पवार जो है भाजपा के गठबंधन यानी महायुति में शामिल हो जाएंगे और भाजपा के साथ हो जाएंगे। ये होगा ऐसा मुझे मालूम नहीं है, ये होगा ये जरूरी भी नहीं है, लेकिन ऐसा होने की संभावना बढ़ गई है। जिस तरह से परिवार में हलचल है, जिस तरह से दोनों पार्टियों में हलचल है, उससे लग रहा है कि दोनों एक होने के लिए तैयार हैं। होंगे कि नहीं, कोई शर्त रखेगा, उसको माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, लेकिन उसका असर भाजपा की राजनीति पर और सबसे ज़्यादा देश की राजनीति पर, शरद पवार जैसे लोगों से और अजीत पवार जैसे लोगों से भी भारतीय राजनीति को जितनी जल्दी छुटकारा मिले उतना अच्छा है। राजनीति के लिए भी अच्छा है, जनतंत्र के लिए भी अच्छा है, क्योंकि राजनीति इनके लिए समाज सेवा का अवसर नहीं है, देश सेवा का जो है वो जरिया नहीं है, उसका साधन नहीं है। इनके लिए राजनीति सिर्फ और सिर्फ व्यापार का साधन है। अपना व्यापार जो है उसको बचाए रखना और उसको बढ़ाने की कोशिश, यही पूरे जीवन किया है शरद पवार ने। तो मेरी नज़र में वो राजनीति के सबसे बड़े व्यापारी हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी
राजनीति के इस सबसे बड़े व्यापारी जिसकी दुकान बंद होने वाली है, ताला लगने वाला है, और ये ताला मतदाता ने लगाया है, बीजेपी के हाथ में दे दिया कि लो ये ताला है, लगा दो। अब बीजेपी ताला लगाएगी या शटर उठा देगी, सवाल इस बात का है। तो आने वाला समय बताएगा कि बिना ज़रूरत अगर शरद पवार को साथ लेती है बीजेपी, इसकी प्रतिक्रिया आम मतदाता में क्या होगी। वो एक चुनाव में झेल चुकी है एनसीपी और शिवसेना को तोड़ने का आरोप लेकर, लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धक्का लगा था उससे। क्या भाजपा फिर इस तरह का कदम उठाएगी? उस समय उसकी मजबूरी थी, अगर उसको सरकार बनाना था, सरकार बचाकर रखना था, तो इन दोनों पार्टियों को तोड़ना जरूरी था। तो राजनीति केवल सिद्धांत से नहीं चलती, राजनीति व्यवहारिकता से भी चलती है, लेकिन व्यवहारिकता में ज़रूरत का सबसे बड़ा महत्व होता है कि उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में आपकी ज़रूरत क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी को शरद पवार की ज़रूरत है? इस सवाल का जवाब ज़रूर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो नीति नियंता है, उनको सोचना होगा। अगर, कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा अगर है, अगर शरद पवार को साथ लेने की कोशिश होती है या साथ लिया जाता है। अजीत पवार तो चाहेंगे कि जो बचा खुचा एनसीपी का है वो भी उनके साथ आ जाए, उनकी ताकत बढ़ जाए। उनका जो कंपटीशन है, उनकी जो प्रतियोगिता है, वो एकनाथ शिंदे के साथ है, बीजेपी के साथ नहीं है। तो एकनाथ शिंदे की तुलना में वो और मजबूत होना चाहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या मिलेगा? एकनाथ शिंदे और अजीत पवार में संतुलन बना रहे, ये तो भाजपा के पक्ष में है, लेकिन एकनाथ शिंदे को फिलहाल कम से कम कमजोर करना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। अल्टीमेटली तो देखिए, भाजपा को अगर महाराष्ट्र में एक छत्र राज्य अपना कायम करना है तो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों से छुटकारा पाना होगा, लेकिन उसका रास्ता बहुत धीमी गति से चलने वाला और बहुत लंबा रास्ता है। वो जो है, जिस तरह से पार्टियों को तोड़कर सरकार बनाई और बचाई गई, वो रास्ता नहीं है। वो तात्कालिक लाभ के लिए था, अब जो होगा वो दीर्घकालिक असर के लिए होगा। अगर शरद पवार को भाजपा लेती है तो उसको 100 बार सोचना चाहिए। इस समय देश में जो वातावरण बना हुआ है, जितने हिंदू विरोधी, हिंदू द्रोही हैं, उनको लोग देखना नहीं चाहते। क्या भाजपा इस जनभावना के खिलाफ जाना चाहेगी? ये सवाल है जिसका जवाब जल्दी ही मिलेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।